हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जो इतना सारा मुझे प्यार दिया, इतना सारा कमेंट्स आप लोग का, भले 1000-1500 लोग ही इस वीडियो को देखें, मेरा सब्सक्राइबर भले 50,000 रुपये क्यों ना हो, बट जितने भी लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा, रियली मैं दिल से उन सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ। और मुझे काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव फील आया उस कमेंट सेक्शन को पढ़ने के बाद। आप लोग का जो कमेंट सेक्शन था, तो मैं उन सभी लोगों को थैंक्स करना चाहता हूँ। आई होप आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहे, प्यार बनाते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अक्सर वीडियोस में ऐसे ही होता है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इंडोर पे वीडियोस नहीं बनाऊँ। घर के अंदर वीडियोस नहीं बना सकता, इसीलिए बाहर छत पे आ गया हूँ। तो ऐसे आजू बाजू से कहीं से आवाज़ें आ रही थी। चलिए, रियली सॉरी, मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया था क्योंकि कुछ काम ऐसा था और मेरा कुछ अलग से ऐसा स्टूडियो नहीं है कि मैं बैठ के अंदर वीडियोस बना सकूं और प्रॉपर्ली तरीके से। इसलिए मुझे ऐसे बाहर छत पे आके, आप शायद बैकग्राउंड भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से है, तो मैं किसी तरह से ऐसे शूट कर ले रहा हूँ। मैं कुछ एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा, बट मैं कोशिश करता हूँ शूट करूँ और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाऊँ। तो आज का ये वीडियोज़ है स्पेशली हाउ टू ट्रैवल ऑन ए बजट। मैं बजट इसलिए बोल रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ उस बजट के लिए है जो कम पैसों में ज़्यादा दिन घूम सके और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके, उन लोगों के लिए है। अगर जो लग्जरी और फिर जो चाहते हैं कि कंफर्टेबल जो ट्रिप हो, ट्रैवल हो, तो उनके लिए शायद ये वीडियो नहीं हो सकता है। तो अगर आप लोग लग्जरी या फिर कंफर्टेबल ट्रैवल करना चाहते हैं एज ए टूरिस्ट, तो फिर ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं प्लीज़। तो ये वीडियो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए है जो काफ़ी टाइम से मुझसे सवाल करते आ रहे कि मैं कैसे ट्रैवल करता हूँ, आप हमें बताइए, हम बजट ट्रैवलिंग कैसे करें, बजट ट्रैवलिंग करना पॉसिबल है क्या, आप कैसे करते हैं, ये सब पैसे मैनेज करते हैं, होटल, फ्लाइट, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट। तो आज की इस वीडियो में पूरा मैं बताऊँगा। वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। मैं इसलिए ये बताता हूँ क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स बीच में ही कर देते हैं, तो उन लोगों को पता ही नहीं चल पाता। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियोस को पूरा देखो, आपको पूरा समझ आएगा कि मैंने वीडियोस के स्टार्टिंग में कैसे किया था और एंड में मैंने इसको ख़त्म कैसे किया है। और वीडियोस को अगर बीच में ही आप कमेंट्स करने लगोगे या फिर स्किप कर दोगे, तो फिर आपको शायद उस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। मोस्टली ट्रैवलिंग बजट में आपको 4 चीज़ें ध्यान देना होगा। पहला फ़्लाइट, दूसरा आपका एकोमोडेशन, तीसरा आपका फूड, और फोर्थ जो चौथा नंबर है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो आज का ये टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिप करने से पहले आपके माइंड में सबसे पहले ये ध्यान में आना चाहिए कि आपका जो ये ट्रिप होगा ये कितने दिनों का होगा। बजट ट्रिप करना चाहते हैं खासकर इंडिया से, तो मैं यही कहूँगा कि साउथ ईस्ट एशिया एक ऐसा कंट्री है जो आप आसानी तरीके से आप कम पैसे में आप ट्रैवल कर सकते हैं। जस्ट लाइक थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, दैन आपका वियतनाम। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से कम पैसे में आप ट्रैवल कर सकते हैं। फ़्लाइट सबसे ट्रिप का जो मेन एक्सपेंसिव जो हमारा होता है वो होता है फ़्लाइट। जी हाँ, बट फ़्लाइट कई बार हमें सस्ते भी मिल जाता है, कई बार हमें थोड़ा एक्सपेंसिव भी मिल जाता है। तो इसका रीज़न यही है कि जब भी आप ट्रिप प्लान करें तो आप फ्लेक्सिबल डेट रखें अपना। आप डेट ऐसा रखें कि हाँ, मुझे कोई भी डेट पे किसी भी टाइम पे मैं ट्रिप कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्लेक्सिबल डेट अगर नहीं रखेंगे तो आपकी फ़्लाइट की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। और ये कोशिश करिएगा कि जो हॉलीडेज़ रहते हैं या फिर समर वैकेशन रहते हैं उस टाइम आप अपनी जो ट्रिप है वो ना करें, क्योंकि उस टाइम कई बार फ़्लाइट की कॉस्टिंग जो एयरलाइंस होती है वो कई बार बहुत चीज़ें बढ़ा देती है, तो जिसके कारण आपकी जो एक ट्रिप की जो टोटल कॉस्ट है वो फ़्लाइट में आपका ऐड हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप फ़्लाइट की टिकटिंग बुक करें तो हॉलीडेज़, समर वैकेशन को स्किप करें और एक फ्लेक्सिबल डेट रखें। और जब भी आप इंटरनेशनल फ़्लाइट की बुक करें तो हमेशा ध्यान रखें कि रिटर्न टिकट आप ज़रूर करा लें, क्योंकि रिटर्न टिकट के साथ आपकी जो फ़्लाइट की जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत कम होती है। मान लीजिए किसी आप एक डेस्टिनेशन से किसी दूसरे डेस्टिनेशन तक आप जाएँ, उसकी कॉस्ट मान लीजिए 8000 है। जब आप रिटर्न आए उसी डेस्टिनेशन से वापस, तब आपकी कॉस्ट हो जाती है करीब मान लीजिए सेम या फिर उससे ज़्यादा।
तो एक एग्जांपल के तौर पर अगर आप सेम ट्रिप अगर आप करें रिटर्न टिकट के साथ आप बुक इट, तो मैक्सिमम मान लीजिए एक अनुमानित के तौर पर बता रहा हूँ मैं, टोटल एकदम फिक्स नहीं बता रहा हूँ कि कितना होगा, बट अगर आप मान लीजिए इंडिया से आप थाईलैंड जाएँ बैंकॉक के लिए, तो जो आपकी रिटर्न टिकट की जो कॉस्टिंग है, जो मैंने ट्रिप किया था 2018 में, तो मुझे करीब 8,000 के अंदर मुझे रिटर्न टिकट में हो गया था आना और जाना, क्योंकि मैंने रिटर्न टिकट करा लिया था। अगर वही आप अलग से फ़्लाइट अगर बुक करते हैं वन वे प्लस अगेन वहाँ से आने की एक और टिकट, तो उस केस में आपकी जो कॉस्ट होती है वो शायद मान लीजिए मेरा 8,000 हुआ होगा। अगर आपने 2 टिकट कराई होगी तो वो केस आपका 15,000 16,000 एटलीस्ट 12,000 से 13,000 आपका लग सकता है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप टिकट फ़्लाइट की बुक करें तो रिटर्न टिकट भी साथ में करें। फ़्लाइट टिकट के साथ साथ इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मेजर आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, डिफरेंट एयरलाइंस, डिफरेंट वेबसाइट, तो आप इसका जो कॉस्टिंग है वो आप बचा सकते हैं। स्पेशली स्काई स्कैनर हो या फिर गूगल फ्लाइट्स हो, तो ये चीज़ में आप कोशिश करिएगा कि फ़्लाइट चेक करते रहने का कि कौन से टाइम पे फ़्लाइट आपकी सस्ती रहेगी। आपकी जो फ़्लाइट होगी वो कम से कम 15 दिन या फिर 1 या 2 महीने पहले या फिर 3 या 4 महीने पहले भी आप फ़्लाइट की टिकट आप बुक करेंगे तो आपको सस्ती फ़्लाइट मिलने की 99% चांसेस रहेंगे। और एज ए बजट ट्रैवलर मैं यही ट्राई करूँगा आप लोगों को समझाने का कि कम से कम आप लगेज लगेज इन द सेंस कि आप हैंड बैगेज जो होता है, चेक इन बैगेज की नहीं, सिर्फ हैंड बैगेज, जो एक बैगेज होता है जो आप कैबिन में लेके जाते हैं, 7 kg या फिर 8 kg होता है इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक में भी, तो वो आप ट्राई करें ताकि अब जो चेक इन बैगेज में जो एक्स्ट्रा फेयर लगता है इंटरनेशनल में तो वो आपका ना लगे। मैं हमेशा अपना जो लगेज होता है वो 7 kg या फिर 8 kg ट्राई करता हूँ। इनकेस अगर डिफरेंट कंट्रीज़ जैसे मेरा एयर एशिया का था तो उसमें मेरा 7 kg में आ गया था। अगर मैं रशिया की बात करूँ क्योंकि वो ठंडी प्लेस है तो वहाँ पे 7 kg ले जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो ठंडी प्लेस है और वहाँ पे विंटर्स का टाइम था तो काफ़ी सारे जैकेट्स वगैरह, सर्दी का गर्म कपड़े ये सब चाहिए होता है, तो हैंड बैगेज में पॉसिबल नहीं था। तो उन केस में आप चेक इन बैगेज ले सकते हैं, बट कोशिश यही करेगा कि अब हैंड बैगेज में ही आप अपना जो ट्रिप है उसको कंप्लीट करें। मस्त प्लान है। नंबर 2, एकोमोडेशन। हम जब जिस डेस्टिनेशन पर जाए वहाँ पे हम रुके कैसे, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एकोमोडेशन के लिए मैं आपको सजेशन यही दूंगा बजट ट्रैवलर के लिए, हॉस्टल और एयरबीएनबी, ये 2 चीज़ आपके लिए बेस्ट है क्योंकि ये दोनों चीज़ों में आपको कम पैसे में आप अच्छे से स्टे कर सकते हैं। हॉस्टल में आपको ये बेनिफिट है कि कम पैसों में आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, और हाँ, जब भी आप हॉस्टल बुक करें तो कोशिश यही करेंगे कि इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट भी रहे ताकि जो आपका जो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट का जो पैसा है वो आपका नहीं लगे, उसी में इंक्लूडिंग हो जाए। और साउथ ईस्ट एशिया का जो कंट्री है वहाँ पे जो हॉस्टल की जो कॉस्टिंग रहती है वो 200, 300, 400, 500 आपके बजट के ऊपर रहता है। कम से कम मैं देखा हूँ कि मैं 300 रुपये में भी 400 रुपये में भी एक हॉस्टल में रुका था जहाँ पे मुझे ब्रेकफास्ट भी मिला था, मुझे वाईफाई भी मिला था और अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों के साथ मिलने का मौका भी मिला था। एक अच्छा इन्वायरमेंट भी रहता है और अलग से एक किचन और यूटिलाइजेशन का एक जगह भी रहता है जहाँ पे आप बाहर से कोई भी फूड लाके आप बना के आप अपने तरीके से खा सकते हो। तो ये होता है हॉस्टल का जो एक प्रोसेस होता है जो कम खर्चे में आपका बन जाता है। एयरबीएनबी का मतलब वो होता है कि मान लीजिए किसी कंट्री पे आप जाए, किसी जगह पे आप जाए, आप लोग सोलो नहीं हो, आप लोग 2 या 3 आपके दोस्त हो, वो दोस्त मिलके आप एयरबीएनबी एक बुक किए एयरबीएनबी की वेबसाइट से, उसमें आपको एक अलग से एक घर जैसे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको रूम्स मिल जाएंगे, अलग से रहने का मिल जाएगा, वहाँ पे अलग से आपको खुद की प्राइवेसी हो जाएगी, खुद की आपकी किचन हो जाएगी जहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, बना के खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, आप रह सकते हो, कोई रोक टोक कोई वाला नहीं है। नंबर 3 ये आता है फूड आपका। बाहर की कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को फूड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, स्पेशली वेजिटेरियन को। मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, बट दिक्कत तो मुझे थोड़ी बहुत हुई ही। ऐसा नहीं कि नॉन वेजिटेरियन को दिक्कत नहीं होता है, बिल्कुल होता है, बट उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है वेजिटेरियन वाले को। मेरा एक दोस्त था, मैंने जिसके साथ म्यांमार का एक ट्रिप किया था, उसके साथ वो वेजिटेरियन है तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ था, बट एडजस्ट हो जाते हैं।
और वेजिटेरियन को अक्सर ऐसे दिक्कत होती है बजट ट्रैवलिंग में, तो इसको लेकर टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका भी उपाय मेरे पास है और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वेजिटेरियन लोगों के लिए क्या उपाय है और नॉन वेजिटेरियन के लिए तो मौका ही मौका है काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने का। वेजिटेरियन वाले लोगों के लिए मैं आपको जैसे कहा था कि हॉस्टल या फिर अपार्टमेंट में हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कंट्री से रेडी टू ईट जो फूड होती है वो आप कैरी करके लेके जाए, या फिर आप उस कंट्री में जाने के बाद जो सुपर मार्केट्स होती है वहाँ पे जाने के बाद आपको जो सारी चीज़ें जो आपको मिल जाती है वो सारी चीज़ें आप ला के अपने हॉस्टल या फिर एयरबीएन में किचन रहता है वहाँ पे आप बना के आप खा सकते हो। तो आपका जो एक फूडिंग का जो बाहर का कॉस्ट है जैसे कैफ़े रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा पैसे जो लगते हैं, इवन कैफ़े में ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपको पैसे ज़्यादा लगते ही हैं, तो इससे अच्छा कि आपका पैसा भी सेव हो जाएगा और घर जैसा आपको खाना भी आ जाएगा, क्योंकि वो कॉस्टिंग आपकी बहुत कम कर दीजिए। मान लीजिए आप दिन भर का आप 300 रुपये आप खाना खा लिए दोपहर का और रात का मिला के 300 रुपये भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, शायद उतना भी नहीं लगता, शायद 200 रुपये में भी शायद आपका डे का काम बन जाएगा। अगर आप हॉस्टल में किचन में आप खुद का खाना बनाएंगे, एयरबीएन में खुद का आप खाना बनाएंगे, अगर आप कैफ़े या फिर रेस्टोरेंट ना जाके। जब मैंने रशिया गया हुआ था और जब मैं थाईलैंड गया हुआ था तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ ट्राई की और देखा, और काफ़ी सारे बजट जो ट्रैवलर होते हैं अक्सर यही करते हैं, अपनी जो रेडी टू ईट जो फूड होती है वो बना के खाते हैं सुपरमार्केट से। जो भी सारी चीज़ें हैं जिसको भी जो भी खाना है तो वो सारी चीज़ें ला के आप किचन में बना के आप खा सकते हो। वहाँ पे हॉस्टल में एयरबीएन में आपको फ्रिज भी रहता है, ओवन भी रहता है, गैस भी रहता है, तो आपको इसके लिए अलग से कोई पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने जो हॉस्टल में जो भी पे किया, एयरबीएन में आपने जो भी पे किया 400 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये, तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग है। तो अगर आप फूडिंग में अगर आप खर्चे बचाना चाहते हो तो आप ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। नंबर 4 इस सेशन का लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। बाहर में जाने के बाद हमें ट्रांसपोर्टेशन की जो ज़रूरत होती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। जब हम एयरपोर्ट से उतरते हैं, उतरने के बाद हमें हॉस्टल जाना रहता है, इवन हॉस्टल से जब हम रिटर्न आते हैं एयरपोर्ट, देन उसके बाद आसपास की जो साइट सीइंग है उसके के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टैक्सी, कैब, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि बाहरी कंट्रीज़ में जाने के बाद आप लोकल ट्रांसपोर्ट ज़रूर यूज़ करें वहाँ का। जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद आपको जो टैक्सी होती है उसकी आप यूज़ ना करें। अगर आप 3 या 4 लोग हो तो फिर आप कैब शेयरिंग करके देख सकते हो, उसमें आपका बजट बढ़ जाएगा। बट अगर आप सोलो हो, अगर आप 2 लोग हो तो यही रहेंगे कि लोकल जो बसेस होती है या फिर मेट्रोज़ होती है, ट्रेन्स होती है, वो चीज़ की आप ध्यान दें। आप गूगल करेंगे तो आपको एयरपोर्ट से लेके अपने हॉस्टल तक आपको दिखा देंगे कि कैसे आप उस हॉस्टल तक जा सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि जाने से पहले आपको थोड़ी सी रिसर्च करें कि आप एयरपोर्ट से लेके आप अपने हॉस्टल कैसे जाएं कम पैसों में, और क्या क्या ट्रांसपोर्ट की वहाँ पे सुविधा है। अगर मान लीजिए 400 फिर 500 रुपये आप एक टैक्सी का देंगे सोलो या फिर 2 लोग का, वही आप 50 रुपये फिर 100 रुपये में आप अपने हॉस्टल तक पहुँच सकते हैं। तो सिर्फ हॉस्टल तक पहुँचना ही नहीं है, हॉस्टल से पहुँचने के बाद हमें कई सारी चीज़ें साइट सीइंग भी करनी होती है जो कि वॉकिंग डिस्टेंस में भी रहता है। कोशिश यही करेगी कि बाहरी कंट्रीज़ में हम जाएँ तो वॉकिंग डिस्टेंस के आसपास जो भी चीज़ें रहते हैं उसको देखने के लिए, या फिर जो लोकल ऑटोज़ रहती है अगर बोलूँगा, या फिर लोकल बसेस रहती है या फिर मेट्रोज़ रहती है, तो उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करें और आसपास की जो भी साइट सीइंग है उसको आप देखें। तो ट्रांसपोर्ट में ये आपका पैसा बहुत बच जाएगा और आप कम पैसे में आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं इसी तरीके से। तो आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी आया होगा, जैसे भी आया होगा, आप बता देना। अच्छा लगे तो लाइक कर दो, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दो, और कुछ सजेशन है आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को शायद ये वीडियो अच्छे लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को शेयर कर देना उन लोगों को जो बजट ट्रिप करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलूँगा किसी नए वीडियोज़ में किसी नए टॉपिक के साथ, आपके लिए खास मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जय हिंद, जय भारत। ये जगह ठीक है क्या वीडियो शूट करने के लिए?
तो ये जगह वीडियो बनाना मज़ा नहीं आएगा। ये जगह यार धूप बहुत आ रही है यार। ये जगह नहीं, कैसे करूं, मतलब जगह ही नहीं मिल पा रहा। मतलब घर के अंदर शूट करना मतलब इतना आसान नहीं है। मतलब शूट भी करे तो इंसान कैसे शूट करे। वीडियो तो चल रहा है, मेरा बाल सही है ना, सही तो होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अरे यार ये तो मैं टेक्निकल गुरुजी वाला बोल दिया मैं तो।